हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको पता है ये जो सब्जेक्ट है आरआरबी जेई के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें अगर मैं एवरेज की बात करूं मटेरियल साइंस की, अगर हम एवरेज बात करें दोस्तों, एवरेज कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में लगभग 5 से 8 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसी सब्जेक्ट को, और डेली बेसिस पे आपको इसकी वीडियो देखने को मिलेगी, एक वीडियो यानी कि एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर को देखना और अपना कमेंट भी देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, वहाँ पर आपने ट्रेन भी देखी होगी, और ट्रेन के डिब्बे वगैरह होते हैं या फिर पहिए वगैरह हो गए, है ना? तो जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं, जब हमें बनाना होता है, नया कुछ बनाना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मटेरियल की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मटेरियल किस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं और कौन-कौन से टेस्ट हम लोगों को परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं, और उसी पे जाकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई मैकेनिकल टेस्टिंग कौन-कौन सी होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला हमारा होता है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट, सेकंड होता है हमारा कंप्रेशन टेस्ट, थर्ड होता है हमारा 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, और फोर्थ हमारा क्या होता है, टॉर्जन टेस्ट। ये 4 टेस्ट होते हैं दोस्तों, जो कि करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होते हैं। किसी भी जब हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, जब कोई भी हम अपना बनाते हैं, है ना? तब ये 4 टेस्ट ज़रूर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैक्सिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी फाइंड आउट। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो फाइंड आउट की जाती हैं, वो किससे की जाती हैं? टेंसाइल टेस्ट से। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है टेंसाइल टेस्ट, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है कि भाई ये जो चारों टेस्ट है ये हम लोग करेंगे किस पे? ये चारों टेस्ट हम लोग यूटीएम मशीन पे करते हैं। यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग जो मशीन है, उस पर हम लोग करते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखना है, स्टार पॉइंट मार्क कर लो आप, कि भाई टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट और 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, ये तो हम यूटीएम मशीन पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन कैसी होती है, ये मशीन अपनी लार्ज मशीन होती है, इसीलिए हम इस पे तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास टेस्ट है टॉर्जन टेस्ट, इसको हम लोग किसी और मशीन पे करते हैं जो छोटी मशीन होती है, और उस मशीन को क्या बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा। ये आपके लिए थोड़ा-सा क्वेश्चन है, आप जब तक सोच लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट जो टेस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भई अच्छा एक काम करते हैं हम कि भई टेस्टिंग पढ़ने से पहले यूटीएम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कि भाई यूटीएम क्या होता है? तो इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, ये है हमारे पास यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसकी कंस्ट्रक्शन को समझिए पहले। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्रॉस हेड। अब देखो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था टेंसाइल टेस्ट, है ना? और टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग? जब हम लोग खींचते हैं किसी चीज़ को, इसी तरीके से हम लोग करते हैं टेंसाइल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये अपर क्रॉस हेड है और ये जो हमारे पास मूवेबल क्रॉस हेड, ये जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मूवेबल। ये ऊपर भी हो जाता है और नीचे भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग अपना स्पेसिमेन को रखते हैं, और जब हम रखते हैं तो इसको क्या करते हैं, नीचे नीचे की तरफ खींचते हैं। नीचे की तरफ खींचते हैं तो तब उस तरीके से हम लोग क्या कर पाते हैं, टेंसाइल टेस्ट कर पाते हैं। आया समझ? टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं भाई, इन दोनों के बीच में हमने अपना स्पेसिमेन को रखा और इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करी, तब हमने टेंसाइल टेस्ट कर लिया। ये तो हो गया हमारा टेंसाइल टेस्ट कि भाई इस तरीके से हम लोग टेंसाइल टेस्ट कर लेते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, सेकंड बात आती है हमारी कंप्रेशन टेस्ट के बारे में, कि भाई कंप्रेशन टेस्ट क्या है? तो कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, देखिए, ये हमारे पास क्या है, मूवेबल है,
और ये जो हमारे पास टेबल है ये कैसे होती है, ये भी फिक्स रहती है, जबकि ये भी फिक्स रहता है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब कंप्रेशन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे यानी कंप्रेस करेंगे, नीचे को दबाएंगे। तो हम इसके और इसके बीच में अपने स्पेसिमेन को रखते हैं और ये जो मूवेबल है इसको केवल हम नीचे प्रेस करते हैं। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है कंप्रेशन टेस्ट में, है ना? इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको दबा के देखेंगे, नीचे कंप्रेस करके देखेंगे कितना कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ पर लोड इंडिकेटर और स्पीड कंट्रोल हमको दे रखा होता है कि भाई कितनी हमें स्पीड रखनी है ना? इंडिकेटर हमें लोड कितना रखना है, ये सब यहाँ पे हमें शो हो जाता है इस तरीके से। सेकंड टेस्ट हम लोग इस तरीके से करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट था 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट, है ना? मटेरियल की हम लोग बेंडिंग करके भी तो देखेंगे, किस तरीके से मटेरियल बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना बेंड हो रहा है, कितना लोड लगाने में बेंड हो रहा है, उसको भी हम समझेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, देखिए, अगर मैं उसके लिए बताऊँ बेंडिंग टेस्ट के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, इसी की ज़रूरत पड़ेगी देखो। ये आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का-सा इस तरीके से है ना? तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिमेन को रखते हैं और इसको ना यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से बेंडिंग हो जाती है। तो ये हम बेंडिंग टेस्ट, 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट इसी को कहते हैं यहाँ पर। अगर आपको समझ आ रहा हो तो देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, है ना? इस तरीके से हम लोग बेंडिंग टेस्ट करते हैं। ये एक्चुअल डायग्राम हो गया आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का। अब अच्छा, एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि भाई टॉर्जन टेस्ट के बारे में, कि टॉर्जन टेस्ट कैसे करेंगे? तो टॉर्जन टेस्ट के लिए ये छोटी-सी मशीन होती है। इसमें हम लोग टॉर्जन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज़ है देखो, छोटी होती है थोड़ी-सी ना, ये छोटी होती है और इसके बीच में हमारा स्पेसिमेन रखा रहता है। इन दोनों के बीच में हमारा क्या रखा रहता है, स्पेसिमेन रखा रहता है। और टॉर्जन आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, टॉर्जन, है ना? जैसे टॉवल को हम लोग नचोड़ते हैं, तो टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं दोस्तों। तो ट्विस्ट इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लगा है ना, ये ट्विस्टिंग का है, ये ट्विस्ट होता रहता है इससे, इससे हमें पता लगता है टॉर्जन टेस्ट के बारे में। तो ये सब क्या हो गया, यूटीएम मशीन। तो किसी भी डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है हमारी करने के लिए, और वो टेस्टिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं मटेरियल साइंस के अंदर, है ना? अब चलो हम समझ लेते हैं इसके बारे में वन बाय वन। ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी, है ना? कंस्ट्रक्शन बता दी। लेकिन कंस्ट्रक्शन से कभी भी रेलवे जो है, आरआरबी जो है, वो क्वेश्चंस नहीं पूछता। इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूछे जाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या-क्या क्वेश्चन पहले आ रखे हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो हमारी यूटीएम मशीन होती है, इसमें स्पेसिमेन क्या होता है ना? जो हमारा स्पेसिमेन होता है, जिसपे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो स्पेसिमेन किस मटेरियल का बना होता है? इसके बारे में बताओ। स्पेसिमेन जो होता है हमारा, वो किस मटेरियल का बना होता है, वो बताओ आप। बताओ, सोचो और बताओ मुझे कि भाई स्पेसिमेन किस तरीके से बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है? तो भाई स्पेसिमेन हमारा मेटल का बना होता है। ये एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जाता है जो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो भाई टेंसाइल टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं यूटीएम में, किस वही यही क्वेश्चन हो गया भाई, मेटल मेटल का बना होता है ना? मेटेलिक टेंशन टेस्ट हम लोग यूटीएम में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, ये टॉर्जन टेस्ट परफॉर्म करें हम लोग, ये किस पे करते हैं, 1000 मीटर पे। थोड़ा छोटा होता है, तो 1000 मीटर के बारे में आपको याद रखना है, भाई ये पूछ सकते हैं। तो भाई टॉर्जन टेस्ट किस पे करते हैं हम लोग, 1000 मीटर पे करते हैं। और 1000 मीटर का जो स्पेसिमेन होता है, टॉर्जन हम लोग करते हैं, उसके स्पेसिमेन किस-किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? भाई रबड़ से, लेदर से, नायलॉन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है और सिरेमिक हो सकती है। ये 1000 मीटर पे हम लोग, 1000 मीटर जो मशीन होती है हमारी, उस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं हमारा टेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बारे में आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि मान लो हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग होती है यूटीएम की फर्स्ट रीडिंग हमारी कितनी होगी? 0। 0 के बाद सबसे पहले जो रीडिंग हमें शो होगी यूटीएम के अंदर, वो कितनी शो होगी? इसी तरीके से जो हमारा टेस्ट 1000 मीटर है, 1000 मीटर में फर्स्ट रीडिंग 0 होगी, मान तो सेकंड जो यूनिट जस्ट जो दिखाई देगी हमको, वो कितनी कितनी होगी? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमें बताना है। देखो मैं बताता हूँ आपको भाई टेंसोमीटर और यूटीएम के बारे में, कि भाई यूटीएम में फर्स्ट रीडिंग मान लो 0 है, तो नेक्स्ट जो रीडिंग दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी? और टेंसोमीटर में फर्स्ट जो रीडिंग हमारी 0 है और नेक्स्ट रीडिंग जो दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी? ये डायरेक्ट रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जो फर्स्ट रीडिंग हमारी यूटीएम में दिखाई देगी, वो 100 न्यूटन की दिखाई देगी। ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेंसोमीटर की, तो टेंसोमीटर में कितनी दिखाई देगी, 1 केजी एफ, यानी 1 किलोग्राम फोर्स, इतनी सी बात है। अच्छा, ये हमारी यूटीएम की कैपेसिटी होगी भाई 10 से लेके 100 टन तक, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है 10 से लेके 100 टन तक। लेकिन कॉमन कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितनी होती है, 14 टन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, टेंसोमीटर की हम लोग बात करते हैं भाई, यूटीएम की बात होगी, टेंसोमीटर में कितनी कैपेसिटी होती है, तो टेंसोमीटर में 1 से लेके 13 केजीएफ, है ना, यानी कि किलोग्राम फोर्स, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। और अगर नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी दिखाई देती है वो कितनी देती है, 1 केजीएफ, ये तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज आपको जो मैंने यहाँ पर बताया वो यहाँ पर लिख भी दी है मैंने, कि भाई 0 के बाद नेक्स्ट रीडिंग जो दिखाई देगी यूटीएम में वो 100 न्यूटन दिखाई देगी, और 0 के बाद नेक्स्ट रीडिंग टेंसोमीटर में दिखाई देगी 1 केजी एफ दिखाई देगी। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट समझिए, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा टेस्ट था वो है टेंशन टेस्ट, है ना। अब टेंशन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया किस पे परफॉर्म करेंगे हम लोग, मेटल के ऊपर। अब समझिए, यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, कि सबसे पहले तो भाई टेंशन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसकी शेप क्या होती है, भाई उसकी शेप डॉग बोन शेप की होती है। ठीक है, शेप कैसी होती है, डॉग बोन शेप, इस तरीके की शेप होती है। यहाँ पर मैंने देखो डायग्राम बना रखा है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यही है डॉग बोन शेप का। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भाई गेज लेंथ, ये गेज लेंथ आपको यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको पर दिखाई दे रही है, ये आपको दर्शाया गया है, ये है इसकी गेज लेंथ। तो एग्जाम में पूछा जाएगा भाई गेज लेंथ कितनी होती है, और बीच में हमारे पास ये रखा हुआ है, इसके पूछा जाएगा एग्जाम में भाई इसका डाया कितना होता है, ये तो अपनी ग्रिप है ही। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि भाई शेप कैसी होती है, डॉग बोन शेप होती है। तो अगर हम बात करें कि भाई बी आई एस के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हमारी 60 mm होगी, और गेज डाया की बात करें हमारी कितना होगा, 12.8 mm। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बी आई एस क्या है यहाँ पर, ब्यूरो ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड्स। अगर हम बात करें भाई डक्टिलिटी के बारे में, भाई डक्टिलिटी टेस्ट है, उसके लिए हमारी गेज गेज लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 50 mm। ठीक है, और इसमें दो चीज आपको याद रखनी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कि भाई अप्लाइड लोड, है ना, यूटीएम में जब हम लोड को अप्लाई करते हैं तो उसका जो स्पेसिमेन होता है वो किससे मेजर किया जाता है, लोड सेल से। और अगर हम बात करें भाई इलोंगेशन के बारे में, भाई इलोंगेशन ऑफ स्पेसिमेन उसको किससे मेजर करते हैं हम लोग, एक्सटेंसोमीटर से। ये दो क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गेज लेंथ के बारे में, गेज लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया स्पेसिमेन का कितना होता है, तो अकॉर्डिंग टू ASTM इसके अकॉर्डिंग 4.5 अंडर रूट ए होता है। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और अगर हम BIS के बारे में बात करें, ब्यूरो ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पर जो होता है वो कितना होता है, 4 अंडर रूट ए। ठीक है, कितना होता है मैंने भाई, लेंथ जो होती है हमारी 4.5 अंडर रूट ए। ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाता है भाई, भाई BIS के अकॉर्डिंग हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 अंडर रूट ए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में टेंशन टेस्ट की। तो देखिए, टेंशन टेस्ट से हम लोग कौन कौन से प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नेक्स्ट यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, और डक्टिलिटी एंड टफनेस, और रेजिलेंस। ये है हमारी जिस हम लोग प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम मैं बात करूं तो भाई छोटी सी चीज मुझे बता दीजिए, ये डक्टिलिटी टेस्ट और ये होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं और डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, इसके बारे में डिफरेंस भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर हम लोग सारे टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, डक्टाइल मटेरियल के बारे में डिस्कस करें हम लोग, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग वायर में इजिली तोड़ सकते हैं। ठीक है, वायर्स में तोड़ सकते हैं, जितना ज्यादा हम लोग खींच सकते, मेटल होते हैं, आपने स्टील देखा होगा, स्टील को हम लोग गर्म करते हैं, उसके बाद वायर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया डक्टाइल मटेरियल।
और ब्रिटल मटेरियल में क्या होते हैं, इनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये इजीली ब्रेक डाउन और क्रैक हो जाते हैं। एग्जांपल जैसे आपके सिरेमिक हो गए, गिलास वगैरह हो गए, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। डक्टाइल मटेरियल की बात करूं, इसमें डिफॉर्मेशन हमें शो होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास स्टील है, उसको हम गर्म करके ऐसे कर रहे हैं, वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन शो हो रहा है। तो ये क्या होते हैं हमारे डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में डिफॉर्मेशन हमें शो नहीं होता है, थोड़ा सा भी उसको हम फोर्स लगाएंगे तो बिखर जाते हैं कांच की तरह, है ना, तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हमें शो नहीं होता है। ऐसे हम बात करें, डक्टाइल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इन पर टेम्परेचर पे अफेक्ट पड़ता है। और इसमें क्या है, इन पे हम लोग प्रेशर से अफेक्टेड होते हैं, प्रेशर और स्ट्रेस लगाते हैं, उससे अफेक्ट होता है ब्रिटलनेस। एग्जांपल्स हमारे क्या है, ज्यादातर मेटल्स होते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, सिरेमिक और ग्लास। ये सिंपल सी बात थी भाई ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के बारे में, जो मैंने आपको बता दी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब वहीं चलते हैं हम लोग यहाँ पर थे अभी। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। तो सेम जैसे हमने टेंसाइल टेस्ट पढ़ा था, उसी की तरह कंप्रेशन टेस्ट है। इसमें आपको याद रखना है कि भाई जो कंप्रेशन टेस्ट होता है, इसका स्पेसिमेन की शेप कैसी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, शेप कैसी होती है भाई, सर्कुलर शेप होती है और सिलेंडर लाइक शेप हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, भाई जो एच होता है, इसका हाइट जो होती है, लेस देन और इक्वल तो हो सकती है ट्वाइस ऑफ डाया के, लेकिन ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ डाया के नहीं हो सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई जो हमारी कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस, यानी कि हाइट अगर हम बढ़ाएंगे और जो डिक्रीज इसके डाया में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा ही होगा। ठीक है, अगर हमने हाइट बढ़ाई तो डाया क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये होता है कंप्रेशन टेस्ट में। आपने पता होगा जो कंप्रेस करते हैं, अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो इसका डाया ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। अगर मैं और इसकी हाइट बढ़ा दूं इस तरीके से, डाया इसका कम होता चला जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम फेलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फेलर हमारा दो में ही होगा, एक तो डक्टाइल मटेरियल और एक ब्रिटल मटेरियल। तो देखो फेलर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम डक्टाइल मटेरियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें टेंशन टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट अपना, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट में किस तरीके से फेलर आता है और कंप्रेशन टेस्ट में किस तरीके से फेलर आता है। तो देखिए, जब हम ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे मान लो रॉड है, रॉड को हम लोग इस तरीके से खींच रहे हैं, तो इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो कप और कौन शेप में होता है, ये बात आपको पता होगी, है ना। कुछ इस तरीके की शेप होती है कप, और कुछ इस तरीके की शेप होती है कोन। तो इस तरीके की शेप में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, मान लो मैं कप को ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ कप को, है ना, ये हमारे पास क्या है, कप शेप है। कप शेप में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है। ये वाला जो प्लेन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, शियर प्लेन, ठीक है। इसमें हम लोग शियरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। इसका एंगल पूछा जाता है भाई, इसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में यही पूछा जाता है भाई कौन सी डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का बनता है। अगर कंप्रेशन टेस्ट की बात करूं, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड की होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। फेलर अकर 90 डिग्री, ठीक है। फेलर कहाँ पे अगर होता है, इसमें 90 डिग्री पे। अब किस तरीके से देखो, मान लो हमारे पास ये है रोड, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है। अब जो फेलियर होगा हमारे कंप्रेशन टेस्ट में, वो यहाँ से होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। टेंशन टेस्ट में क्या हो रहा है हमारा, 45 डिग्री का एंगल बनना है, और कंप्रेशन टेस्ट में क्या हो रहा है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बनना है। देखो ब्रिटल मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये तो हमारे डक्टाइल मटेरियल के बारे में हो गया। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इसमें जो टेंशन टेस्ट होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा। और अगर हम बात करें, इसी को हम 45 डिग्री पे हो रहा है तो क्या होता है, शियरिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियरिंग बोलते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया था। यहाँ पर देखो, ये देखो शियरिंग प्रोसेस हो रही है ना, तो 45 डिग्री का एंगल बनना है। तो ब्रिटल मटेरियल से जस्ट उल्टा हो जाता है भाई, टेंशन टेस्ट जो हो रहा है वो 90 डिग्री पर हो रहा है, कंप्रेशन टेस्ट जो हो रहा है वो 45 डिग्री पर हो रहा है। डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन शियरिंग। डक्टाइल मटेरियल कैसे होते हैं, वीक होते हैं शियरिंग में। और जो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, टेंशन में वीक होते हैं। अगर हम बात करें भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, ये हमेशा बड़ी होगी कंप्रेशन स्ट्रेंथ से, ठीक है। यानी कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो ब्रिटल मटेरियल की होगी वो हमेशा बड़ी होगी कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल की, इस केस में। ऐसे ही टेंशन स्ट्रेंथ जो होगी डक्टाइल मटेरियल की,
वो ज्यादा होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल की कम होगी। कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर, सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी भाई। कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है हमारी ब्रिटल मटेरियल की वो ज्यादा होगी, है ना, कंप्रेशन स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल से। ऐसे ही टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल से। ये ब्रिटल मटेरियल के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास डिफॉर्मेशन, ये है लास्ट टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का, डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, एक एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में दो दो एटम्स हैं, देखो यहाँ समझ लो, हमारे पास ये एलिमेंट है, इसका एक एटम ये है, एक एटम ये है, एलिमेंट्स के अंदर एटम होंगे। अब ये क्या हो गया, हमारे पास एटम्स हो गई, मान लो हमारे पास क्या है, एटम्स। अब एटम्स में समझना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनना है, जब हम इसको खींचेंगे, मान लो इधर से पुल अप कर रहे हैं, खींच रहे हैं हम लोग, तो एटम्स दूर दूर भाग रहे हैं, एटम क्या हो रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। तो इसका जो बॉन्ड ये बना हुआ है बॉन्ड, ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो इतनी सी बात याद रखनी है भाई, ब्रेक डाउन जो होगा वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, है ना, और क्या चीज इसमें फिक्स रहती है वो समझना है। देखो, चेंज इन शेप अंडर इन्फ्लुएंस लोड, भाई लोड लगने की वजह से शेप में क्या आती है, चेंजिंग आती है। पहले शेप इतनी, मान लो पहले ऐसा था, जब हमने लोड लगाया इधर से खींचा तो कुछ बड़ा हो गया, है ना, शेप में चेंजेस आ गई, तो वही चीज है। और ये इसका जो बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, पार्टिकल जब दूर दूर जाएंगे, एटम दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड तो टूट जाएगा हमारा। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका इलास्टिक और दूसरा प्लास्टिक। तो अगर हम बात करें इलास्टिक के बारे में, ये तो होती है टेम्पररी, है ना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, जब हम पुल अप कर देते हैं, किसी चीज को खींच देते हैं और दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, वो ओरिजिनल शेप में वापस आ नहीं पाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो ये चीज होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ये हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हो गया डायरेक्ट, है ना। प्लास्टिक में क्या हो गया, परमानेंट हो जाता है ये। इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सिंपल सी बात है, ये आपने बहुत बार पढ़ी होगी भाई, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता होगी ऑलरेडी। अच्छा, एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हो आप, सबसे ज्यादा इलास्टिक जो मेटेरियल होता है वो स्टील होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो और आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।